हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 पढ़ रहे थे और हमें इसमें चैप्टर 4 से स्टार्ट करना था, जो कि है कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 20 से, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल पोजेशन ऑफ कोर्सेज एक्सेट्रा। तो अब देखिए, एनी पर्सन हु कैरीज ऑन हिज पोजेशन। तो अब कोई पर्सन है जिसकी पोजेशन में है, इन हिज पर्सन है या फिर नोइंगली इन हिज पोजेशन, मतलब उसकी पोजेशन में और उसके कंट्रोल में है कोई भी कोर्सेज सब्सटेंस और लिक्विड लिक्विड मतलब एसिड वगैरह, अंडर सच circumstances as to give rise to reasonable suspicion, जिससे हमें reasonable suspicion लगता है कि does not carry in on his person or have it possession under control for a lawful object, कि वो lawful object के लिए अपने पास या अपने पोजेशन में वो चीज नहीं रखे है, unless he can show that he was carrying it on a person or that he had it on a possession in his possession under the control of lawful object। जब तक वो ये नहीं बता देता कि वो लॉफुल कैरी करने के लिए रखा है या फिर लॉफुल ही यूज कर रहा है, मतलब ये ऐसा शो नहीं कर देता कि उसके लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए है, तो वो उसको पनिशमेंट मिलेगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और साथ ही साथ फाइन भी लगेगा। तो सेक्शन 21 है पोजीशन ऑफ कलेक्टिव फाइन ऑन इनहेबिटेंट्स ऑन एरिया। तो फर्स्ट सेक्शन सब सेक्शन का ए बात करता है, इफ इट अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, जब भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी इनहेबिटेंट्स है किसी भी क्लास और सेक्शन ऑफ inhabitants or any area are concerned in abetting the commission of offences resulting or likely to result death in grievous hurt or loss to damage property or extortion, kidnapping for ransom, harboring person concerned in commission of offence are falling to the render all assistance in his power to discover और apprehended offender। तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जो भी कहीं पे इनहेबिटेंट्स हैं या फिर कुछ इनहेबिटेंट्स किसी एरिया के हैं जो कि अवॉइड कर रहे हैं किसी ऑफेंस को कमीशन करने में, या जो उनके कारण रिजल्ट होगा किसी के डेथ में, ग्रीवियस हर्ट में या लॉस में, डैमेज प्रॉपर्टी या एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसम में, या हार्बर होना है कंसर्न कमीशन ऑफ ऑफेंस में, और आर फेलिंग मतलब फेल हो जाते हैं टू रेंडर ऑल असिस्टेंस, किसी भी तरीके का असिस्टेंस देने से किसी पावर इन देयर पावर, जो कि इनके पावर में है, कि जैसे डिस्कवर कर सकते हैं एप्रीहेंडेड द ऑफेंडर, कि ऑफेंडर को पकड़ा जा सकता है, और या तो वो सप्रेस कर रहे हैं, ही हैज सप्रेसिंग मटेरियल एविडेंस, की मटेरियल एविडेंस को सप्रेस कर रहे हैं जिससे कमीशन ऑफ ऑफेंस पता चलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन करके इम्पोज कर सकती है कलेक्टिव फाइन, तो उन इनहेबिटेंट्स के ऊपर कलेक्टिव फाइन इम्पोज कर देगी और द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया, मतलब या तो किसी उन इनहेबिटेंट्स पे मतलब इनहेबिटेंट्स के ऊपर, या फिर क्लास ऑफ सेक्शन जो कि उस इनहेबिटेंट्स उस एरिया के हैं उनके ऊपर। एक मिनट। फिर लिखा है एन ऑर्डर, मतलब उसका बी पॉइंट चालू हो गया है, तो उसमें लिखा हुआ है एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ कलेक्टिव फाइन क्लॉज ए शैल बी पब्लिश्ड इन एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेशन इन द एरिया कंसर्न्ड and in such other manner as state government may consider best calculated for bring the order to the notice of inhabitants in of the area concerned। तो जब भी कोई ऑर्डर हुआ है यहाँ पे कलेक्टिव फाइन्स का, तो उसको पब्लिश किया जाएगा एक न्यूज़पेपर में जिसका सर्कुलेशन होगा इस एरिया में, और जो अदर मैनर में जो कि स्टेट गवर्नमेंट कंसीडर कर सकता है बेस्ट कैलकुलेटेड इन ब्रिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑर्डर टू नोटिस ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरिया कंसर्न में। फिर स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, अब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है कोई भी ऑफिसर है इस के बिहाफ में एम्पावर किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स में ऑर्डर देके वो एग्जाम कर सकता है कुछ इन एविडेंस को, या क्लास ऑफ इन एविडेंस को, या सेक्शन ऑफ सच इनहेबिटेंट्स को फ्रॉम लाइबिलिटी टू पे सच फाइन और एनी पोर्शन देयर ऑफ। फिर जो डीएम है, डीएम अप्रोप्रिएट करेंगे। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब भी फाइन लगाएगा तो फाइन कौन इम्पोज करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, और जो उसको अप्रोप्रिएट किया जाएगा वो कौन करेगा, तो डीएम करेंगे।
तो द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आफ्टर सच इंक्वायरी एज बी डीम नेसेसरी, तो जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जब भी डीएम, उनको आफ्टर इंक्वायरी इनको ये नेसेसरी लगता है कि जो अपोर्शन है सच फाइन अमंग द इनहेबिटेंट, मतलब किसको कितना फाइन देना चाहिए, who are liable collectively to pay it, and such apportionment shall be made according to the district magistrate judgment of respective means of such inhabitants. फिर फोर्थ पॉइंट बात करता है मेकिंग अपॉर्शनमेंट द मैजिस्ट्रेट में फिक्स पोर्शन टू बी पेड बाय जॉइंट और अनडिवाइडेड फैमिली। जब भी अपॉर्शनमेंट बना रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये फिक्स कर देंगे कि क्या पोर्शन में पे किया जाएगा जॉइंट या अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा। फिर द पोर्शन ऑफ सच फाइन मेड पेबल बाय एनी इनहेबिटेंट, जो भी पोर्शन है वो कोई भी अगर इनहेबिटेंट हो जॉइंट और अनडिवाइडेड फैमिली पे कर रही है, वो रिकवर कैसे किया जाएगा, तो इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो मैनर प्रोवाइड किया गया है 1973 में, क्योंकि एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है कि फाइन वगैरह रिकवरी करने के लिए जो कोर्ट लगा सकती है, एज सच पोर्शन वाज इम्पोज्ड बाय द कोर्ट, जैसे कोर्ट ने इम्पोज किया होगा वो फाइन का। provided that the state government in lieu of rules referred to in subsection 2, तो स्टेट गवर्नमेंट इस रूल्स के अलावा जो कि सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं, सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी 1973 में, वो रूल्स मेड कर सकती है अंडर रेगुलेटिंग द मैनर इन विच द वारंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब अपना प्रोसीजर भी बना सकती है, एक रूल्स कर सकती है इस एक्ट में जो कि रेगुलेट कर सकती है मैनर ऑफ वारंट अंडर द क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 of the state section of the state code are excluded are executed, sorry, कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, एंड फॉर द समरी determination of any claims made by any person other than person liable to pay the fine in respect of any property attached in execution of warrant। तो ये अपना खुद का प्रोसीजर ही बना सकती हैं, और जो समरी डिटर्मिनेशन होगा, जो भी क्लेम होगा किसी पर्सन का अदर देन पर्सन लाइबल टू पे फाइन, कि जो पर्सन लाइबल टू पे फाइन है उनके अलावा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। तो वो अपना स्टेट कोड के तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती है और समरी डिटर्मिनेशन कर सकती है किसी भी क्लेम का जो कि कोई मेट कर रहा है, उसके अलावा जो कि पर्सन लाइबल है जिसको पे करना है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट में। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ सिंपल सी बात में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि रूल्स बनाए गए हैं जो कि सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं या सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी में दिए हुए हैं, उनके अलावा वो यहाँ पे खुद के रूल्स बना सकती हैं, रेगुलेट कर सकती है मैनर की किस में वारंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 में स्टेट सेक्शन में होगा कोड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट, और समरी डिटर्मिनेशन कर सकते क्लेम जो भी कर रहे हैं वो पर्सन को छोड़ के जिनको फाइन भरना है उनके अलावा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। अब कैसे होगा, एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वो एग्जीक्यूट होगा, और एन ऑर्डर इम्पोजिंग कलेक्टिव फाइन में एट एनी टाइम भी रिवोक, तो जो भी ऑर्डर इम्पोज किया जा रहा है कलेक्टिव फाइन का वो किसी भी टाइम पे रिवोक भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो चैप्टर 5 बात करता है पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर। तो सेक्शन 22 बात करता है कंट्रोल ऑफ कैंप्स, ड्रिल्स, परेड्स एक्सेट्रा। तो जब भी अगर इफ द स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, की जब भी स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी कि नेसेसरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स देके प्रोहिबिट कर सकते हैं किसी भी तरीके के कैंप्स होल्ड करने से, इन एनी एक्सरसाइज मूवमेंट एवोल्यूशन ऑफ ड्रिल ऑफ अ मिलिट्री और नेचर जो कि स्पेसिफाई किया गया ऑर्डर में, विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग दैट नो अनऑथराइज्ड एक्सरसाइज, जब भी उनका व्यू होगा सिक्योरिंग करने का कि कोई भी इसने अनऑथराइज्ड एक्सरसाइज किया है
मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, मूवमेंट, एवोल्यूशन ना हो या ड्रिल ना हो, मिलिट्री नेचर का, कि मिलिट्री नेचर इज़ परफॉर्म्ड एट एनी प्लेस, कि मिलिट्री नेचर का कोई भी ऐसा एक ड्रिल, मास वगैरह ये सब परफॉर्म नहीं हो किसी भी पब्लिक प्लेस में, एनी प्लेस, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरल या स्पेशल ऑर्डर करके प्रोहिबिट कर देगी। Restricts impose condition on the holding or taking part in any camp, parade, meeting, assembly, or prosecution by any class or person or organization as specified in the order। तो ऑर्डर में जिन लोगों का स्पेसिफाई किया उनके अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे किसी भी प्लेस पे अगर उनको लगता है कि पब्लिक मेंटेनेंस और पब्लिक ऑर्डर के लिए या पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो वो यहाँ पे किसी भी तरीके का कैंप, ड्रिल या जो ये मिलिट्री नेचर की कुछ भी तरीके की परेड वगैरह है, कुछ भी है, मास ड्रिल है, तो उनको रोक सकती है। तो फिर उसके बाद उनके किसी भी तरीके के परेड, मीटिंग, असेंबली और प्रोसिक्यूशन को भी रोक सकती है उस ऑर्डर में। और जो भी इसमें कॉन्ट्रवेन करेगा तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स। तो उसको 3 इयर्स विद फाइन और विद बोथ लगेगा। तो यहाँ पे सभी जगह ये सेक्शन की पनिशमेंट होगी। तो कंट्रोल ऑफ यूनिफॉर्म, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगा कि बियरिंग और डिस्प्ले इन पब्लिक ऑफ एनी ड्रेस और आर्टिकल और अप्रैल of or any emblem resembling any uniform or part of uniform emblem required to be worn or displayed by a member of armed forces of the unit or by the member of any police force or any force constituted under the law for the timing in force would likely to prejudice for the public safety, the maintenance of order, of preservation of public of peace and tranquility. The state government may, by general or special order, prohibit or restrict any such dress or article or apparel और एम्बुलेंस। तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट सैटिस्फाई हो जाए कि कोई भी जो वियरिंग है, जो कि डिस्प्ले करती है पब्लिक ड्रेस को या आर्टिकल जो कि अपैरेल या फिर एम्बलम है, जो कि यूनिफ़ॉर्म है या पार्ट ऑफ यूनिफ़ॉर्म है, जो कि वॉर्न और डिस्प्ले किसके द्वारा की जाती है, या तो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन के द्वारा की जाती है, कोई भी पुलिस फोर्स की तरह द्वारा यूज़ की जाती है। और इस एक्ट के और बाय फोर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, मतलब किसी लॉ में अगर कोई फोर्स बनाई गई फॉर द टाइमिंग इज फोर्स, तो उनको अगर वो प्रिजुडिस करती है पब्लिक सेफ्टी को, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सच ड्रेस और आर्टिकल ऑफ अपील और एम्बुलेंस को। तो सबसेक्शन 2 बात करता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ ड्रेस और एन आर्टिकल ऑफ अपील और एनी एम्बलम shall be deemed to be worn or displayed in public if is worn or displayed as to be visible to a person in any place to which the public have access। तो ड्रेस और आर्टिकल और एमए को कब हम ऐसा मानेंगे कि उसने डिस्प्ले किया या वॉर्न किया, अगर इस सेक्शन के लिए, तो हम तब मानेंगे जब भी उसने किसी तरीके का ऐसा कुछ काम किया जिससे वो डिस्प्ले हुई है, विजिबल, या जो पर्सन है इन एनी प्लेस विच हैव पब्लिक एक्सेस, तो या तो उस पर्सन ने उसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे वो देख सकते, मतलब विजिबल है जहाँ पे सारी पर्सन्स को, या फिर वो ऐसी प्लेस पे पहन के निकला जो कि सबके पास एक्सेसिबल है, तो ऐसा मान लिया जाएगा। फिर इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रीवेंस द ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन, अब कोई पर्सन अगर ऑर्डर कॉन्ट्रीवेन करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, वही 3 साल के साथ 3 साल की और विद फाइन और विद बोथ। तो 3 साल की पनिशमेंट होगी या फाइन होगा या दोनों चीजें। सेक्शन 24 बात करता है पावर टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ पाथवे, रोड एक्सेट्रा। तो स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो जनरल पब्लिक के लिए वो एक ऑर्डर कर सकती हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी पर्सन को फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कभी भी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए वो एक ऑर्डर निकाल सकती हैं जिस 3 साल से ज्यादा अवधि के लिए नहीं लागू होगा। और उसमें वो क्या रोक सकती हैं,
कि यूज़ ऑफ रोड कि कोई के रोड नहीं यूज़ करे, पाथवे मतलब जो रास्ता है वो नहीं यूज़ करेगा और वाटरवे मतलब जो बीच में पानी वाले रास्ते हैं, उनमें कोई भी यूज़ नहीं करेगा और पासेज ऑफ एनी पर्सन और ना ही किसी भी तरीके का पासेज ऑफ एनी पर्सन, एनिमल और व्हीकल ओवर एनी लैंड। तो ना ही वो कोई पर्सन वहाँ से पास कर सकता है, ना ही कोई एनिमल, ना ही कोई व्हीकल उस लैंड से पास करेगा और जो भी पर्सन उस चीज़ को कॉन्ट्रीवेंट करेगा जो सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? हमेशा की तरह 3 साल और साथ ही साथ फाइन और या तो दोनों चीज़ें। अब सेक्शन नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं एक्सेस टू सर्टेन प्लेसेस एंड एरियाज़। तो सेक्शन 25 बात करता है प्रोटेक्टेड प्लेस। So if respect of any place or class of places the state government consider necessary or expedient in the interest of general public or special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorized person, the state government may by order declare that place, as the case may be every place of that class to be protected place, and thereupon for so long as the order in force, and such person and such place or every place of such class or a class may deemed to be protected place for the purpose of this act। तो सिंपल सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी उनको लगता है कि उनके जनरल इंटरेस्ट में जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में ही जरूरी है तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे किसी भी पब्लिक को यहाँ पे रोक देंगे वहां पे जाने के लिए उसको प्रोटेक्टेड प्लेस या प्रोटेक्टेड एरिया बता देंगी इस एक्ट में। और कोई भी पर्सन जो है वहां पे बिना परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी पर्सन उन्होंने ऑथराइज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो ना ही वहाँ पे एंटर कर पाएगा और ना ही उधर से निकल पाएगा और ना ही वहाँ पे रह पाएगा और ना ही उसकी बेनिसिटी के पास घूम पाएगा, जो कि प्रोटेक्टेड प्लेस है। और अगर वेयर इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 2 एनी पर्सन ग्रांटेड परमिशन टू एंटर, और अगर किसी पर्सन को चाहे तो अगर परमिशन दे सकते हैं एंटर करने के लिए, टू बी इन और पास ओवर प्रोटेक्टेड प्लेस की वो वहाँ पे जा सकता है और प्रोटेक्टेड प्लेस में रह सकता है। तो पर्सन शैल व्हाइल एक्टिंग अंडर सच परमिशन कंप्लाई द डायरेक्शन। तो जब भी पर्सन अगर उस कंडीशन के साथ वहां पे आए तो उसको डायरेक्शन जो इशू किए गए हैं उसको तो कंप्लाई करना पड़ेगा। रेगुलेटिंग हिज कंडक्ट एज एक्ट मे बी गिवन बाय द अथॉरिटी विच ग्रांटेड परमिशन, की जिस अथॉरिटी ने उसको जो परमिशन दी वो उसको मानना पड़ेगी। और अगर कोई पर्सन है जो कि एंटर करता है या रिमेन करता है प्रोटेक्टेड प्लेस में और कंट्रीमेंट करता है किसी सेक्शन का विदाउट प्रेजुडिस टू द अदर प्रोसीडिंग, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि जो उसके खिलाफ अदर प्रोसीडिंग हो सकती है, ही मे बी रिमूव देयर फ्रॉम, तो उसको उस जगह से हटाया भी जाएगा। कोई पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी पर्सन कॉन्ट्रीवेन कर रहा है प्रोविजन से सेक्शन के, उसको पनिशमेंट कितनी होगी? तो इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि एक्सटेंड करेगा 3 साल तक का और साथ ही साथ फाइन या फिर दोनों। फिर प्रोटेक्टेड एरिया, तो जहाँ पे यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लेस था, जहाँ पे भी ये प्रोटेक्टेड प्लेस था वहां पे यहाँ पे हर जगह प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा। सेक्शन में सेक्शन 25 की सेक्शन 26 की तरह है, जहाँ पे प्लेस बताया था ऊपर यहाँ पे एरिया बता दिया है और सेम चीजें वहां पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे वही पनिशमेंट मिलेगी वैसे ये सब, मतलब 3 साल तक की सजा मिलेगी, मतलब इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन या फिर दोनों, मतलब 3 साल की पनिशमेंट या फाइन या दोनों। फिर फोर्सिंग और एवेडिंग गार्ड, तो कोई भी पर्सन जो है जो अफेक्ट कर रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है अफेक्ट एंट्री इनटू प्रोटेक्टेड प्लेस या प्रोटेक्टेड एरिया, और किस तरीके से कर रहा है वो किसी भी तरीके का यूजिंग या धमकी दे रहा है, मतलब बाय यूजिंग और थ्रेटनिंग टू यूज की धमकी दे रहा है कि यूज करेगा क्रिमिनल फोर्स का किसी पर्सन का जिसको पोस्ट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग और प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग एक्सेस टू सच प्लेस और एरिया के लिए, या फिर आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशन, या फिर वो कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेके कि वो अपने आप को कंसील कर पाए अपनी एंट्री को, जो कि वो एंट्री कर रहा है अटेम्प्ट
कर रहा है एंट्री का फ्रॉम एनी सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि एक्सटेंड होगा 3 साल तक का, और साथ ही साथ फाइन या फिर दोनों। फिर ऑर्डर फॉर सर्टेन प्लेस और places and areas. So without prejudice to any provisions of this act, the state government as respect. तो किसी भी अदर प्रोविजन को बिना अफेक्ट करे स्टेट गवर्नमेंट किसी भी रिस्पेक्ट में किसी भी ऐसे कोई प्लेस है, कोई एरिया है जो कि डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड प्लेस है, प्रोटेक्टेड एरिया, या फिर अदर प्लेस इन रिलेशन विद अपीयर नेसेसरी, जो कि उनको नेसेसरी लगता है कि इसमें स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए। सब सुपरवाइजिव एक्ट करना चाहिए, मेंटेनिंग करना चाहिए सप्लाईज या सप्लाई ऑफ एसेंशियल टू द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। तो वो एक ऑर्डर कर सकते हैं, मे मेक ऑर्डर फॉर कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग द एडमिशन ऑफ पर्सन, कि वहाँ पे उन पर्सन का घुसना मना है, या कंडक्ट ऑफ पर्सन, जैसा कि वो कंडक्ट क्या कंडक्ट होगा उन पर्सन का इन द विसिनिटी ऑफ सच प्लेस और एरिया। अब उसके बाद लिखा है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन, तो बिना उसकी प्रेजुडिस का जनरलिटी जो कि फोरगोइंग प्रोविजन है ऑर्डर कर सकते हैं अंडर सब सेक्शन 1 इन रिलेशन टू एरिया में प्रोविजन। तो क्या क्या प्रोविजन यहाँ पे बनाएंगे वो, सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट कर देंगे वहाँ पे एडमिशन ऑफ सच प्लेस और एरिया एंड फॉर रिमूविंग देयर फ्रॉम एनी पर्सन। तो सबसे पहले वहाँ पे वो किसी भी पर्सन का घुसना उस प्लेस पे उस एरिया में वहाँ पे मना कर देंगे, और रिमूविंग कर देंगे, मतलब रिमूव कर सकते हैं किसी पर्सन को जो भी कॉन्ट्रवेन कर रहा है ऑर्डर का, और हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट, की जिसको कन्विक्शन कर दिया है कि वो कॉन्ट्रवेन कर रहा है इस एक्ट का। और उनको रिक्वायर कर सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन प्लेस टू एरिया नोटिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी सच ऑफेंस एज मेंशन्ड इन क्लॉज ए। तो रिक्वायर कर सकते हैं किसी भी पर्सन की प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो कि उस एरिया में है, नोटिफाइड किया गया है, जिनको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा फॉर रिक्वायरिंग एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी सच ऑफेंस, जिनको कन्विक्ट किया गया है कि वो कोई ऑफेंस कर रहे हैं क्लॉज ए में ऑफ सबसेक्शन, और उनकी रिपोर्ट करना, और वो रिपोर्ट करेंगे अपने मूवमेंट को वाइल इन सच एरिया, की जब तक वो उस प्लेस या उस एरिया में रहते हैं, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कंडीशन जो कि इम्पोज की गई है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा। तो सी बात करता है रिक्वायरिंग एनी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन इन सच प्लेस और एरिया टू कैरी सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उनको अपनी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताना पड़ेगी आइडेंटिटी का, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है वो उनको अपने पास रखना पड़ेगा। और फिर उनको दूसरा डी पॉइंट बात करता है कि प्रोहिबिट कर देंगे एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को जिनके पोजीशन या कंट्रोल में कोई स्पेसिफाई आर्टिकल है, तो उन आर्टिकल से रिलेटेड उनको रोक दिया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट बात करता है एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लेस और प्रोटेक्टेड एरिया। अब जो भी ऑर्डर यहाँ पे बात की गई प्रोटेक्टेड प्लेस या प्रोटेक्टेड एरिया में, वो में एग्जाम्प्ट सच प्लेस और एरिया, तो वो किसी भी प्लेस और किसी भी एरिया को उस प्रोविजंस के एक्ट से हटा सकता है, are expressed to apply in protect in relation to a protected place or protected area as a case में, और डायरेक्ट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट बात करता है कि कोई भी ऑर्डर जो कि यहाँ पे किसी प्रोटेक्टेड प्लेस या प्रोटेक्टेड एरिया के लिए बनाया गया उसमें एग्जेम्प्ट कर सकते हैं वो कोई भी प्लेस या कोई भी एरिया प्रोविजन इस एक्ट के, मतलब इस एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, और एक्सप्रेस अप्लाई इन रिलेशन टू द, जो कि एक्सप्रेस अप्लाई होता है प्रोटेक्टेड प्लेस या प्रोटेक्टेड एरिया में एज द केस में, और डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द स्टेट प्रोविजन शैल अप्लाई सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन, की जो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे अप्लाई तो होंगी, बट सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होंगी जो कि ऑर्डर में स्पेसिफाई की गई होंगी। तो सबसेक्शन 4 बात करता है कि जो भी ऑर्डर यहाँ पे बनाया जाएगा सबसेक्शन अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया which is not protected place or protected area may direct that all of the provisions of this act are expressed
to apply in relation to the protected place or protected area as the case may be, shall apply to relation to the place or area in respect of which order made, either without modification or subject to modification as may be specified in the order. तो कोई भी जो ऑर्डर यहाँ पे किसी भी प्लेस या किसी एरिया के लिए निकाला गया है, वो उस चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, करा सकते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड प्लेस नहीं है। जैसा कि वो उनके ऊपर अप्लाई होती है, और या तो विदाउट मॉडिफिकेशन के साथ होगी या मॉडिफिकेशन के साथ भी हो सकती है। और अगर कोई भी पर्सन इसके कॉन्ट्रिब्यूशन कर रहा है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा 3 साल, या उसके 3 साल और फाइन, या फिर दोनों। मतलब या तो 3 साल की सज़ा होगी इम्प्रिजनमेंट, जैसा कि सब में हम देखते आ रहे हैं, या फाइन, या दोनों। तो चैप्टर 7 बात करता है सप्लीमेंटल। सप्लीमेंटल मतलब मिसलेनियस जैसा ही हो गया यहीं पे। तो ये सेक्शन 29 से स्टार्ट होता है। तो 29 बात करता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वो जो है वो ऑर्डर इशू करके डायरेक्ट कर सकती है कि जो पावर जो कि ड्यूली कन्फर की गई है और इम्पोज की गई है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो कलेक्टिव फाइन इम्पोज करने की पावर जो सेक्शन 21 में है, या फिर जो कि रूल बनाने की पावर है सेक्शन 30 में, उसको छोड़ के वो अंडर सच कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ जो कि उनको स्पेसिफाई लगता है, वो डायरेक्शन में इशू करेंगी और डिस्चार्ज बाय इन द डायरेक्शन, क्योंकि मतलब मतलब मे बी स्पेसिफाइड इन दैट डायरेक्शन, मतलब जो कंडीशन वो अपने डायरेक्शन करके इशू करेंगे, वो एक्सरसाइज की जा सकती है, डिस्चार्ज की जा सकती है कोई भी ऑफिसर जो कि सबऑर्डिनेट है उनके, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएम, जिसका डीएम से रैंक कम नहीं है और जो उनका सबऑर्डिनेट है, वो भी ये चीज़ें यूज़ मतलब ये पावर इस्तेमाल कर सकता है। तो मतलब सीधी-सीधी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है, लेकिन 2 पावर को छोड़ के। कौन-कौन सी? एक तो कलेक्टिव फाइल इम्पोज़ जो करती है सेक्शन 21 में, या रूल मेकिंग पावर सेक्शन 30 में, वो डायरेक्शन देके किसी भी सबऑर्डिनेट को इश्यू कर सकती है पावर, और जो पावर इश्यू करेगी वो किसी डीएम के रैंक से कम वाले आदमी को नहीं करेगी। तो सेक्शन 30 बात करता है रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, कुछ भी प्रीवियस पब्लिकेशन करके वो रूल्स बना सकती है जो कि कैरी आउट करने में जो पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट को मदद करेंगे। और ऑल रूल्स जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं वो एज़ पॉसिबल में आफ्टर दे विल बी मेड बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं वो उसको जैसे कि पॉसिबल होगा उसको टेबल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर रख दिया जाएगा। अब लिखा है पेनल्टी फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। तो अटेम्प्ट टू कमिट की पनिशमेंट क्या मिलेगी? जो भी अगर अमेंडमेंट कर रहा है कमीशन का ऑफेंस का, तो वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि जिस चीज़ का वो अमेंड कर रहा है उसकी पेनल्टी जो होगी। सीधी-सीधी बात बताई हुई है। फिर सेक्शन 32 बात करता है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग। तो हार्बरिंग की भी वही पनिशमेंट मिलेगी, टू बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर सेम ऑफेंस, की जो जिस पनिशमेंट मतलब जो पर्सन किसी पर्सन का हार्बर कर रहा है, हार्बर करने के बाद उसको जो पनिशमेंट मिलती है, वही पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस पे हार्बर करने की। मतलब जो सपोज़ करिए कि कोई आदमी है, किसी का हार्बर कर रहा है। अब जिस पर्सन का हार्बर कर रहा है मतलब उसको शेल्टर वगैरह दे रहा है, उस पर्सन को जो ऑफेंस मिलना थी, मतलब उस ऑफेंस करने की सज़ा मिलना थी, वही इसको मिलेगी। अब हार्बर का मतलब बताया कि हार्बर का मतलब जो कि पर्सन किसी को शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ, आर्म, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेयंस, या असिस्ट कर रहा है पर्सन को किसी मीन्स किसी भी काइंड को, और नॉट इविड ऑपरेशन। तो किसी भी तरीके की कोई चीज़ें सप्लाई कर रहा है उसको, जो कि अरेस्ट से बच रहा है। और वेदर ऑफ दोज़ काइंड जो कि एनुमरेट की गई इस सेक्शन में, और नॉट मतलब या तो इंक्लूड की गई हैं या इंक्लूड नहीं की गई हैं इस एप्रीहेंशन में। फिर इम्यूनिटी, सेक्शन 33 बात करता है इम्यूनिटी। तो कोई भी जो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग वो यहाँ पे किसी के ऊपर नहीं लगेगी। तो नो सूट लिखा है ना, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन। तो किसी पर्सन के अगेंस्ट नहीं लगेगी जो कि गुड फेथ में काम कर रहा है और इंटेंडेड टू बी डन इन परस्यूएंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से काम कर रहा है, और रूल्स और ऑर्डर जो कि इस एक्ट में बनाए गए हैं। फिर सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई प्रोसीडिंग नहीं लगेगी
जिससे किसी भी को भी फॉर एनी डैमेज, किसी भी को भी डैमेज कॉज़ हुआ है या लाइकली टू कॉज़ एनीथिंग, या तो किसी को भी डैमेज हुआ है या लाइकली टू बी कॉज़ हो सकता है। बाय एनीथिंग इन गुड फेथ, कि उन्होंने गुड फेथ में काम किया है, इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, कि वो इस एक्ट में काम कर रहे हैं। बाय रूल्स और ऑर्डर मेड इन देयर अंडर, कि रूल्स जो कि बना रहे हैं वो देयर अंडर मतलब इसमें। फिर सेक्शन 30 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड। तो ये जो है कि प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन, तो ये जो प्रोविजंस है इस एक्ट के वो इन एडिशन में है। और ये किसी भी तरीके का नॉट इन डेरोगेशन, मतलब ये किसी भी तरीके से किसी अदर एक्ट की पावर को कम नहीं करते, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को जो कि टाइमिंग इन फोर्स में है, मतलब उनको कम नहीं करते, एडिशन में ही है, मतलब बाकी दूसरे एक्ट में जो सजा मिलती होगी वो भी मिलेगी, किसी भी तरीके की किसी भी एक्ट की पावर कम नहीं करते हैं। फिर सेक्शन 35 बात करता है कि पावर ऑफ सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो जो कि एनी पुलिस ऑफिसर है या एनी पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, वो सर्च कर सकता है और वो किसी भी जगह पे एंटरिंग कर सकता है, सीकिंग एंटर, या तो एंट्री मांग सकता है फॉर बीइंग ऑन, कि वहां पे, और या फिर विद लीव ऑफ बीइंग अ प्रोटेक्टेड प्लेस और प्रोटेक्टेड एरिया, या फिर किसी भी प्रोटेक्टेड प्लेस या प्रोटेक्टेड एरिया में भी जा सकता है एज अ केस में भी। और एनी व्हीकल वेसल एनिमल और आर्टिकल जो भी उसको मिलते हैं इन सच एरिया एज में फॉर द पर्पस ऑफ सर्च, तो वो सर्च के पर्पस के लिए डिटेन कर सकता है सच पर्सन, व्हीकल, वेसल, एनिमल और आर्टिकल को। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड एड में लिखा हुआ है कि वुमेन को सर्च नहीं किया जाएगा इस सेक्शन में, एक्सेप्ट वुमेन, मतलब अगर वुमेन है तो कर सकती है, मतलब अगर वुमेन को सर्च करना है तो वुमेन पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोवाइडेड दैट लिखा है, प्रोवाइडेड नो वुमेन शैल बी सर्च इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट एक्सेप्ट बाय अ वुमेन, एंड दैट सच सर्च शैल बी मेड विद ड्यू रिगार्ड टू द डिसेंसी। तो डिसेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वुमेन को सर्च किया जा रहा है। तो आज हमारा ये एक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक्ट पढ़ेंगे।